अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट लेक्चर हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस का किया था, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी इसी तरह आपने पेन को फॉलो करना है। जहाँ जहाँ पेन जाएगा वहाँ वहाँ देखना है। मैं यकीनन कोई ना कोई रिएक्शन पढ़ा रही होंगी उधर, या मैं पैराग्राफ रीड कर रही होंगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है प्रोडक्ट बनते हुए, या उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है, और या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की तीन कंडीशंस हैं। इनमें से कोई एक फुलफ़िल हो रही होगी, दो फुलफ़िल हो रही होंगी, या तीनों हो रही होंगी। एक भी हो रही हो तो काफ़ी होता है। दूसरी बात ये कि एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ऑक्सीडेशन से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो या तो एपॉक्साइड्स बनाते हैं या फिर अल्कोहल्स बनाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाते हैं। कीटोन्स का केस ये होता है कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कीटोन्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होती, जबकि एल्डिहाइड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है उससे। और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की फ़र्दर ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये एक चेन आपको मैंने पढ़ाई हुई है, ये आपने याद रखनी है, और इसको आप याद रखेंगे तो आपके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको फ़र्स्ट रिएक्शन पढ़ाने लगी हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन में जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, कैटलिस्ट यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट बनती है वो किस तरह बनती है, इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो जाहिर है एक एक वैकेंसी खाली हो जाएगी दोनों कार्बन्स में। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर दोनों कार्बन्स के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इस तरह के कंपाउंड्स को एपॉक्साइड्स कहते हैं, जिसमें दो कार्बन्स के साथ ये ऑक्सीजन ने एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाया हुआ होता है। तो ये वाला बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है। अगर आप एक बड़ी अल्कीन लेते हैं तो उसमें भी रिएक्शन जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के दरमियान वही रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ऑक्सीजन ऐड होगी, सेम कैटलिस्ट और टेम्परेचर यूज़ होगा यहाँ पर, और इन डबली बॉन्डेड कार्बन्स का एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इनके दरमियान ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और एपॉक्साइड लिंकेज यहाँ पर डेवलप होगा। तो ये ऑक्सीडेशन का पहली टाइप है अल्कीन्स में। ऑक्सीडेशन की दूसरी टाइप है जिसको हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। अल्कीन का KMnO4 और वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन कराया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यानी पोटेशियम परमैंगनेट ने अल्कीन को ऑक्सीडाइज़ करना है। किस तरीके से अल्कीन को ऑक्सीडाइज़ करेंगे कि अल्कीन का वही यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और अल्कीन के दोनों कार्बन्स के ऊपर जो है एक एक OH ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। इस तरह के कंपाउंड को हम ग्लाइकोल कहते हैं, जहाँ दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप आकर अटैच होता है। ये वाला रिएक्शन जो है वो अल्कीन के टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि अगर हम पता लगाना चाहें कि हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड यानी जिसका हमें पता नहीं है, जैसे आपके पास टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में आपके कोई कलरलेस कंपाउंड रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताएं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर
कौन सा कंपाउंड है, क्या इसमें अल्कीन है। तो आप अल्कीन टेस्ट करने के लिए कि इसके अंदर अल्कीन है या नहीं है, इसके अंदर KMnO4 डालेंगे। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, लेकिन जब KMnO4 अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो और KMnO4 उसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि पर्पल कलर ख़त्म हो जाता है। उसके ख़त्म होने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो कंपाउंड मौजूद था उसके अंदर डबल बॉन्ड था। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है विसिनल ग्लाइकोल, ये प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विसिनल ग्लाइकोल वही ग्लाइकोल होता है जिसमें 2 OH ग्रुप साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं। तो पहली सेकंड ऑक्सीडेशन की एग्जांपल ये है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। पहले में एपोक्साइड प्रोडक्ट बनी है, दूसरे के अंदर ग्लाइकोल प्रोडक्ट बनी है। थर्ड ऑक्सीडेशन की टाइप है कंबशन, ये आपको पहले भी बताया। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे आप अल्कीन ले रहे हैं उसके ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होगी और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलेंगे, वाटर वेपर्स होंगे और हीट। फोर्थ टाइप है ऑक्सीडेशन की ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस होता है, ओजोन से निकला है ये वर्ड, ओजोन मॉलिक्यूल कहलाता है। ओजोन आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर के में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम ओजोन है, तो वो बेसिकली O3 कंपाउंड है। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ओजोन की मौजूदगी में, ओजोन की प्रेजेंस में अल्कीन का ब्रेक डाउन जो होता है, इस अल्कीन का ब्रेक डाउन इसको कहते हैं ओजोनोलिसिस। ये रिएक्शन किस तरह से होता है, सबसे पहले अल्कीन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया तो अल्कीन के दोनों कार्बन्स के पास डबली बॉन्डेड कार्बन थे जो पहले, उनके पास एक एक बॉन्ड वेकेंट आ जाएगा, एक एक वैलेंसी वेकेंट आ जाएगी। अब उसके साथ ओजोन का मॉलिक्यूल अपने आप को ज्वाइन कर लेता है। ये ओजोन के मॉलिक्यूल ने कार्बन के साथ खुद को अटैच कर लिया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं मोनोजोनाइड और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है और अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। रीअरेंजमेंट के दौरान क्या होता है कि इसका ये एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया और जो एक ऑक्सीजन नीचे से निकला था वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बचता है वो भी ब्रेक हो जाता है। अब जो ये नया कंपाउंड बना है इसका नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड एक स्टेबल कंपाउंड है, मोल ओजोनाइड के मुकाबले में थोड़ा सा स्टेबल है, बट फिर भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। इसके अंदर वाटर और जिंक अगर हम ऐड कर दें ओजोनाइड में तो फ़ौरन से ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये हमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल देगा। एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड इसको कहते हैं C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है। इसको भी फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से निकलेगा, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। अब पीछे क्या चीज़ हमारे पास रह गई है, पीछे हमारे पास रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। अब मैं आप लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बाय प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। एक ऑक्सीडाइज़र है, ऑक्सीडाइज़र यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी ये किसी रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है तो हमें फ़ौरन इसको रिएक्शन मिक्सचर से निकालना पड़ता है। क्यों रिएक्शन मिक्सचर से निकालना पड़ता है? क्योंकि अगर हमने इसको रिएक्शन मिक्सचर में से ना निकाला तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्ट्स को ही ऑक्सीडाइज कर देगा।
जैसे इधर हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव ना किया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम रिएक्शन मिक्सचर में पहले से हमने जिंक डाला हुआ है। जिंक जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, जिंक इसके साथ रिएक्ट करता है, इसको जिंक ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किसी भी किस्म का हमें ऑक्सीडेशन का खदशा नहीं रहता। लास्ट ऑक्सीडेशन की जो टाइप हमने यहाँ पर स्टडी करनी है वो है, अच्छा नहीं, ऑक्सीडेशन की टाइप्स ओजोनोलिसिस तक कंप्लीट है। 4 टाइप्स थी। एक सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है हाइड्रोक्सिलेशन जिसमें OH ग्रुप ऐड होते हैं अल्कीन के मॉलिक्यूल में, थर्ड है कंबस्टन और फोर्थ है ओजोनोलिसिस। ये भी इस शीट के अंदर आपने ये रिएक्शंस ऐड करने। अब जैसे यहाँ पर एडिशन रिएक्शन थे तो अब सेकंड टाइप हो जाएगी एडिशन की बजाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। और फर्दर यहाँ पर फुल चार्ट बनेगा। ये मैं फ़िलहाल अभी नहीं बना रही क्योंकि अभी हम रिएक्शंस का ओवरव्यू कर लेते हैं। चार्ट आप लोग खुद भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम जो अल्कीन के रिएक्शंस की है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस आप रिपीटेडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनकी तादाद हंड्रेड्स थाउजेंड्स में होती है वो जॉइन करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल बना है, इस लार्ज मॉलिक्यूल को कहते हैं पॉलीमर। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। इथीन अगर सिंपल लें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए उस जगह पे, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन हो जाते हैं। जैसे ये इथीन थी तो एक इथीन का मॉलिक्यूल अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इसकी जगह सिंगल बन जाएगा। तो एक बॉन्ड इसका यहाँ फ्री हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हुआ। इसके साथ एक और इथीन का मॉलिक्यूल इसी तरह अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके अटैच हो जाएगा, एक और यहाँ पर अटैच होगा, सो ऑन, और मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे। इथीन के एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी। इतनी लंबी चेन बनेगी कि उस लंबी चेन को हम पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा जगह भी घेरने वाला रिएक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते ही हैं कि हम देखते हैं कि इस पूरे बड़े मॉलिक्यूल में कौन सा एरिया रिपीट हो रहा है। तो बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि CH2 रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में CH2 ये वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो प्रोडक्ट में हम सिर्फ ये एक पार्ट लिखते हैं, CH2 दोनों तरफ इसके बॉन्ड शो करते हैं। बॉन्ड का मतलब ये है कि CH2 के ग्रुप्स फर्दर अटैच हुए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे N लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये N टाइम्स रिपीट हो रहा है प्रोडक्ट में, और N कुछ भी हो सकता है। N की वैल्यू 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, लैक्स में हो सकती है। N का मतलब ये है कि इतने मॉलिक्यूल्स इतने टाइम्स ये यूनिट रिपीट हो रहा है, यानी इतने मोनोमर यूनिट्स जॉइन करके पॉलीमर बना। इससे ये जो इस वक्त आपको रिएक्शन दिखाया गया है इथीन का, इससे जो पॉलीमर बन रहा है, इस पॉलीमर का नाम है पॉलीथीन। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है जिसके शॉपिंग बैग्स वगैरह भी बनते हैं। इसी पॉलीथीन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं रिएक्शन के दौरान, जैसे कि एल्युमिनियम ट्राइएथाइल या फिर टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड कैटलिस्ट। इनकी मौजूदगी में जब पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन बनती है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये सिंपल से रिएक्शंस हैं, आप लोगों ने प्रिपेयर करने। साथ ही यूजेस ऑफ इथीन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ यूजेस तो ऐसे होते हैं ना जो स्पेसिफिक यूजेस हैं, आपको याद करने हैं। जैसे कि
इथीन ज़ाहिर है वो इथीन से पॉलीथीन बनती है। पॉलीथीन क्या है? एक प्लास्टिक मटेरियल है, और ये प्लास्टिक मटेरियल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? टॉयज़ बनाने में, तारें बनाने में, केबल्स, बैग्स में, डिफरेंट तरह के बॉक्सेस बनाने में। इसके अलावा फ्रूट्स को पकाने के लिए फलों की पेटियों के अंदर जो है वो इथीन गैस को स्प्रे किया जाता है ताकि कच्चे फल जो है वो पक जाएं। जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे किसी ज़माने में इस्तेमाल होता था। जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर के दौरान मरीज़ को बेहोश करने के लिए। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इथीन का ये है कि इथीन मस्टर्ड गैस बनाने में इस्तेमाल होती है। और मस्टर्ड गैस बेसिकली गैस नहीं है। यहाँ पर इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये इसकी इक्वेशन है। इथीन का रिएक्शन डाईसल्फर S2Cl2 के साथ इथीन का रिएक्शन किया जाता है। इस कंपाउंड का नाम है डाईसल्फर डाइक्लोराइड। इसके साथ ये रिएक्शन करते हैं तो इथीन के मॉलिक्यूल का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 इथीन के मॉलिक्यूल्स, पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ। डाईसल्फर डाइक्लोराइड में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सल्फ़र के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इथीन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर सेट होता है, एक इधर होता है, इसके साथ दरमियान में सल्फ़र अटैच होता है। एक क्लोरीन इधर से अटैच होता है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे होता है। तो डाईसल्फर डाइक्लोराइड में जो एक सल्फ़र एटम है वो एंड में बच जाता है, बाकी 2 क्लोराइड्स और एक सल्फ़र एटम इस गैस को बनाने में यूज़ होता है। इस गैस का नाम है मस्टर्ड गैस। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ मस्टर्ड गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूज़र्स याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप जितने भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनी हुई होती है ना, उन प्रोडक्ट्स के नाम यूज़र्स में लिख दिया करें। कि अब आप जैसे लिख सकते हैं कि अल्कीन जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है। अल्कीन एपॉक्साइड्स बनाने में यूज़ होती हैं, अल्कीन्स ग्लाइकोल्स बनाने में यूज़ होती हैं, ओजोनाइड बनाने में यूज़ होती है, नहीं ओजोनाइड तो कोई ऐसा बनता नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में इस्तेमाल होती है, पॉलीथाइलीन बनाने में इस्तेमाल होती है। इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं यूज़ के अंदर। एक यूज़ तो आपका ये बन जाएगा कि इथीन इन यूज़फुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसमें ग्लाइकोल शामिल है, इथाइल हैलाइड शामिल है, इथाइल अल्कोहल शामिल है। ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज़ एजेंट होता है। एंटी फ्रीज़ एजेंट क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाउ ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीज़। एजेंट यहाँ पर आपको इसका जवाब मिल रहा है, वाई एथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज़ एजेंट। एंटी फ्रीज़ एजेंट का काम ये होता है कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जा रही है तो नॉर्मली वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे आपके पास इसका जवाब है, ये वेबसाइट आप लोग देख लें जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल इंटरफेयर्स विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई होती है उसके साथ इंटरफेयर करता है। ये देखें, ये जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर के साथ ग्लाइकोल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। ये आपको वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है,
ये आपको वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसके साथ ग्लाइकोल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। अब होता क्या है कि प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है, जबकि इथाइलिन ग्लाइकोल -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है। और जब हम प्योर वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर फिर -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है, जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें 70% इथाइलिन ग्लाइकोल। दिस मीन्स दैट इफ़ सच अ मिक्सचर इज़ यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम ऑफ अ कार, अगर एक कार के कूलिंग सिस्टम में हम ये वाला मिक्सचर डाल दें तो जब बाहर का टेम्परेचर जैसे सर्दी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है या -20 या इवन -30 डिग्री सेंटीग्रेड जिन ममालिक में टेम्परेचर हो जाता है, तो इतनी ठंड वाले टेम्परेचर में भी कार के अंदर ये सारी चीज़ें फ्रीज़ नहीं होंगी, ये सॉलिडिफाई नहीं होंगी कार के कूलिंग सिस्टम में। तो वाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है। जब इन दोनों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं तो मिक्सचर वाटर इथाइलिन का -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है। और ये मिक्सचर कार के कूलिंग सिस्टम में अगर डाला जाए तो अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाए, दर्जा हरारत -10, -20 या -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाए, तब भी कार के अंदर ये कूलिंग लिक्विड्स सॉलिडिफाई नहीं होंगे और प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे। थोड़ा सा और अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉन्डिंग शो कर सकते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल प्योर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ख़ुद इन्वॉल्व हो जाता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को मज़ीद लो कर देता है। तो ये एंटी फ्रीज एजेंट का मतलब ये होता है। मेरी बुक पे बहुत निशानात लगे हुए हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पढ़ते वक्त भी और पढ़ाते वक्त भी बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। तो जहाँ पर भी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों ने भी इनको मार्क करना है और अपने पास लिख के रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्काइंस और अल्कीन्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसलिए मैं क्विकली इसके साथ गो थ्रू करूँगी और आप लोगों ने जल्दी से इसको मेरे साथ पढ़ लेना है। इसी लेक्चर में मैं आपका अल्काइन का टॉपिक भी कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। अल्कीन्स की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस का जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा आपको नज़र आ रहा है, CnH2n-2। इनमें अल्कीन से भी कम 2 हाइड्रोजन मज़ीद कम होते हैं। पहला मेंबर जो अल्काइन का है उसका फार्मूला है C2H2 और इसका नाम है इथाइन, और इथाइन के अलावा इसका नाम एसिटाइलिन भी है, ये आपने याद रखना है। अल्काइंस की प्रिपरेशन के जनरल मेथड्स वही हैं जिस तरह से अल्कीन्स के थे। सबसे पहले डाईहेलाइड से आप अल्काइन बना सकते हैं। डाईहेलाइड वो कंपाउंड है, विसिनल डाईहेलाइड्स, जिनमें साथ वाले कार्बन पे 2 हैलोजेंस मौजूद होते हैं। साथ वाले कार्बन पे हैलोजेंस का मौजूद होना इसलिए ज़रूरी है कि साथ वाले कार्बन से ही ग्रुप रिमूव होता है, तो इनके दरमियान पहले डबल बॉन्ड आएगा और फिर मज़ीद 2 ग्रुप्स रिमूव होंगे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें यहाँ पर कि आपके पास एक कंपाउंड है 1,2 डाईहेलाइड। इसको लिखना आसान है, कोई भी 2 कार्बन लें, उनको जोड़ें, उनके साथ 2 हैलोजन साथ वाले कार्बन पे अटैच करें और बाकी वैलेंसीज़ को चाहे आप हाइड्रोजन से फिल कर लें, चाहे आप जनरल R लिख कर फिल कर लें।
अब होगा क्या, यहाँ पर कोई ना कोई बेस इस्तेमाल की जाएगी। बेस कौन सी होती है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पर, या NaOH भी इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी बुक वालों ने बेस के तौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया हुआ है। साथ में यहाँ पर अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पर, और टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम्पल इन्होंने डाइब्रोमोइथेन की दी हुई है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक कार्बन से हैलोजन निकलेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यूँ कर देती हूँ, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी तरह जब ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकला है तो बेसिकली HBr रिलीज़ हुआ है, HBr निकला है मॉलिक्यूल से, जिसको उन्होंने यहाँ पर शो किया। नेक्स्ट स्टेप में इसी वाले मॉलिक्यूल को यहाँ पर दोबारा लिखा है, और इस स्टेप में फिर एक कार्बन से ब्रोमीन ख़त्म होगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन ख़त्म होगा, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। इसमें भी HBr आपस में रिएक्ट करके यूँ HBr का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, तो ये आपने याद रखना है। विसिनल डाइहैलाइड्स से जब भी रिएक्शन होगा तो 2 स्टेप में आपको अल्काइन मिलेगी। पहले स्टेप में आपको अल्कीन मिलेगी, दूसरे स्टेप में अल्काइन। इन्होंने लिखा हुआ भी है कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हैलाइड का, पहला मॉलिक्यूल ये है, इज़ रिमूव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल मुश्किल से रिलीज़ होता है, निकलता है, इस वजह से इसको रिलीज़ करवाने के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती है, यानी हाई टेम्परेचर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़नी है और उनको याद भी रखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ये सब होता है, और सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि आप एक शीट बनाएं छोटी सी, ये वाली, जिसमें आप छोटा छोटा सा लिखें और सारे रिएक्शंस एक ही शीट के ऊपर होने चाहिए, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। मैं मज़ीद ये लिख के आप लोगों को शेयर कर दूँगी, लेकिन आप लोगों को ख़ुद भी नोट्स बनाने की जब तक आदत नहीं होगी तो अपने हाथ का लिखा हुआ ज़्यादा सही याद रहता है, किसी और के हाथ का लिखा हुआ इतना सही से याद नहीं रहता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। नेक्स्ट रिएक्शन है डीहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्रा का मतलब है 4। टेट्राहेलाइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें 4 हेलोजन एटम्स लगे हुए होते हैं साथ साथ वाले कार्बन पे। ये एक टेट्राहेलाइड है। इससे भी आप अल्काइन बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जिंक के साथ इसका रिएक्शन होगा। जिंक एक कार्बन से हेलोजन को निकालेगा, दूसरे कार्बन से हेलोजन निकालेगा, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये इसके दरमियान डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्कीन बन जाएगी। अगले स्टेप में इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे दोबारा लिखा गया है और दोबारा से इसका जिंक के साथ रिएक्शन है। जिंक इस ब्रोमीन के एटम को भी निकालेगा, इसको भी निकालेगा, दोबारा जिंक ब्रोमाइड बनाएगा और इसके दरमियान यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगी अल्काइन। ये सिंपल सा रिएक्शन है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। इलेक्ट्रोलिसिस वाला मैं आपको इकट्ठे एंड में करवाऊँगी। इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है, इंडस्ट्री में कैसे इथाइन को प्रिपेयर किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, उसका कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन्स आपस में अटैच हुए हुए होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए, और एक बॉन्ड इन्होंने कैल्शियम के साथ बनाया हुआ होता है। ये मॉलिक्यूल कहलाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ हुए। इन 2 मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि रिएक्शन हो किस तरह रहा है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2। +2 का मतलब है कि कैल्शियम ने हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब इस केस में क्या होगा, कैल्शियम वो 2 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, एक ये वाला OH कैल्शियम लेगा, एक ये वाला OH लेगा।
कैल्शियम ने 2 OH पिक कर लिए और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। पीछे क्या चीज़ बची हमारे पास? पीछे ये वाले 2 हाइड्रोजन बचे हैं और ये वाले 2 कार्बन्स बचे हैं। तो इन 2 कार्बन्स जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, एक तरफ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन, और हमें इथाइन मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। मैं आप लोगों को बिल्कुल एटम का ब्रेकअप करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से एटम्स आपस में लिंक करें। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इथाइन के, इथाइन कलर, अल्काइंस कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, सिवाय एसिटाइलिन के। एसिटाइलिन कौन सा वाला इथाइन है? ये सॉरी अल्काइन एसिटाइलिन जो है वो कौन सा अल्काइन है जिसका दूसरा नाम इथाइन भी है? अल्काइंस के फर्स्ट 3 मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसेस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट 8 मेंबर्स C5 से C12 तक ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हायर मेंबर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ वगैरह स्मॉल अल्काइंस की वैल्यूज़ इनकी कम होती हैं और जो लार्जर अल्काइन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई डेंसिटी की वैल्यू होती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर मास के साथ लिंक्ड हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास अल्काइंस का बढ़ता जाता है तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जाती हैं। दे आर नॉन पोलर, अल्काइंस नॉन पोलर होती हैं। दे डिज़ोल्व रेडिली इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके अंदर इथाइन ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। बार बार मेरे मुँह से इथाइन इथाइन निकल रहा है, एक्चुअली ये अल्काइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्विकली अल्काइंस की रिएक्टिविटी को देख लेते हैं। कार्बन एटम्स इन अल्काइंस, कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में ये होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है, और तो कार्बन की जितनी लंबी चेन हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और जब हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली हम इसी ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी की ही बात कर रहे होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स इज़ वेरी हाई विच ड्रॉज एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, बहुत खिंच जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं 2 कार्बन एटम्स, तो इनके दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही लेस एक्सपोज्ड हो जाते हैं, लेस अवेलेबल फॉर रिएक्शन होते हैं। ये इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है रिएक्शन के लिए। इस वजह से अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो उस चीज़ के साथ अल्काइन का रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। गोके हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो इलेक्ट्रोफाइल को तेज़ी से आकर रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तेज़ी से रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं 2 कार्बन्स के दरमियान, और रिएक्शन करने के लिए रेडिली अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन बनता है कि why alkynes are less reactive.
टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ अल्काइंस क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? नेक्स्ट अल्काइन के रिएक्शंस की तरफ आते हैं। बिल्कुल अल्कीन्स की तरह इनके रिएक्शन होते हैं। एडिशन रिएक्शन है, रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन है। हाइड्रोजन जब ऐड होती है, ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है अल्केन की प्रिपरेशन में। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा तो अल्कीन बनेगी, और उसी अल्कीन में जब दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अल्केन बन जाएगी। कैटलिस्ट निकल यहाँ पर यूज़ होता है, प्लैटिनम भी यूज़ हो सकता है, पैलेडियम भी यूज़ हो सकता है। इनमें तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में होती है। हैलोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अल्कीन बनेगी, और हैलोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, अल्कीन नहीं, अनसैचुरेटेड हैलाइड बनेगा, और दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो सैचुरेटेड हैलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स कौन से होते हैं? हैलोजन वाले, हैलोजन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है और जो मॉलिक्यूल बनता है उनको हैलोजन एसिड कहते हैं, जैसे HCl, HBr। इनके साथ रिएक्शन होगा तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक कार्बन पे हैलोजन अटैच हो जाएगा, दूसरे पे हाइड्रोजन। ये सब आपने किए हुए हैं रिएक्शंस, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ये एडिशन होगी, ब्रोमीन इधर जाकर लगेगा, हाइड्रोजन इधर जाकर लगेगा, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन में क्या होगा? अल्काइन में जब वाटर ऐड होता है तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा जाके, जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, एक कार्बन पे OH ग्रुप जाकर लग जाएगा, और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है और इस वाले कार्बन पे ये वाला OH आकर लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली प्रोडक्ट रीअरेंज हो जाएगी। रीअरेंज किस तरह से होगी? ये वाला हाइड्रोजन इधर से निकल कर इधर अटैच हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है ये एल्डिहाइड बनेगी। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें, अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? एक अल्कोहल है। विनाइल अल्कोहल क्या होते हैं? इस ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप विनाइल ग्रुप है। अगर इस ग्रुप में यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पर OH की बजाय कोई भी हैलोजन लगा देते हैं तो ये विनाइल ब्रोमाइड लग जाएगा। अगर इसमें यहाँ पे साइनो ग्रुप लगा दें तो ये विनाइल साइनाइड बन जाएगा। ये जो विनाइल अल्कोहल यहाँ पर बना है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और फिर ये फौरी तौर पर रीअरेंज होकर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। इसका एक और रिएक्शन इन्होंने शो किया हुआ है कि एसिटाइलिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है वाटर की एडिशन पे। लेकिन अगर हम एसिटाइलिन की बजाय और कोई भी अल्काइन इस्तेमाल करते हैं तो तब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी? इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें कीटोन मिलेगी। और कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी अल्काइन हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट कीटोन मिलेगी।
इस रिएक्शन की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों से ये रिएक्शन नहीं होता तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं फिर आपको इसको मज़ीद देखूँगी कि मैं कैसे इसको आपके लिए ईजी बना सकती हूँ। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अमोनिया कैसे ऐड होगा अल्काइन के अंदर, उसी तरह ऐड होता है कि अल्काइन के बॉन्ड्स टूटेंगे, ये वाले सारे बॉन्ड अल्काइन के टूट जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर टूट जाएंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स अमोनिया के 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, ये टोटल 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर H2 रह जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है ये। अगला कौन सा है? अगला ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी बिल्कुल इस तरह होगा कि ये हाइड्रोजन उठ के इधर आकर लग जाएगा, और जो यहाँ पर CN ग्रुप है, CN, ये इधर जाकर अटैच हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा है CN इधर लगा है, हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन है जैसे अल्कीन की ऑक्सीडेशन हुई थी। अल्कीन की ऑक्सीडेशन जब हुई थी तो ये वाले OH ग्रुप नहीं लगे थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया था, सॉरी सिंगल बॉन्ड ही था, ये वाला कंपाउंड बना था। लेकिन अब चूंकि अल्काइन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, जब 2 पाई बॉन्ड्स टूटे हैं तो ये वाले 2 OH ग्रुप भी लगे, ये 2 OH ग्रुप भी लगे। लेकिन अब यह मसला ये है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है ये अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट फ़ौरन से एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कंपाउंड है ग्लाइऑक्सिल। और ग्लाइऑक्सिल का मसला ये है कि ग्लाइऑक्सिल जब एक जगह पे बनता है, और यहाँ पर KMNO4 भी मौजूद है। KMNO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMNO4 क्या करेगा? ग्लाइऑक्सिल को मज़ीद ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगी वो इथाइन की ऑक्सीडेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। बीच के सारे स्टेप्स इन्होंने बताए हैं ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं होता कि इथाइन से डायरेक्ट ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। पहले टेट्राओल बनता है, उसके बाद ग्लाइऑक्सिल बनता है जो कि एक एल्डिहाइड है। यानी आप देखो, आप लोगों को वो पूरा सीक्वेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस समझाया था कि हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उससे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये पूरा, ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स यहाँ पे 2 मौजूद है, तो ये पूरा आपको वो सीक्वेंस इधर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है कंबस्शन। कंबस्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन की होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलती है। दिस इज़ वेरी सिंपल। एसिटाइलिन की जब कंबस्शन होती है एसिटाइलिन की, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें जो फ्लेम मिलता है उस फ्लेम को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, जो कि वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैं आपको पिक्चर ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टॉर्च है, और टॉर्च में से ये फ्लेम निकल रहा है। बेसिकली इसके अंदर एसिटाइलिन गैस को बर्न कराया जाता है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। इससे एसिटाइलिन गैस जब बर्न होती है तो उसकी बर्निंग से जो फ्लेम बनता है उसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। उसका इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो मेटल्स को मेल्ट करके उनको वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपको हर जगह ये वेल्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन का कि इथाइन के मॉलिक्यूल्स क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में और
अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में पॉलीमराइज होते हैं और ये वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है विनाइल एसिटाइलिन। इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है और ये उठ के इधर जाकर लग गया और यहाँ से एक पाई बॉन्ड रिमूव हो गया। तो ये देखें इधर डबल बॉन्ड रह गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे अपनी जगह मौजूद है और ये दोनों आपस में जॉइन हो गए मॉलिक्यूल्स। तो इससे ये एक डाइमर बना है। डाइमर ये भी पॉलीमर नहीं बना क्योंकि मोनोमर के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं, तो जो प्रोडक्ट बनी है उसे डाइमर कहते हैं। डाइमर बना है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन जो है वो फर्दर एक और इथाइन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और डाइविनाइल एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें डाइविनाइल एसिटाइलिन किस तरह बना है, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और ये रिमूव होके इधर जाके लगा है, यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और ये सिंपली इधर अटैच हो गया ये सारा पार्ट। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इतना हिस्सा तो पहले से विनाइल एसिटाइलिन से आया और ये वाला इथाइन के दूसरे मॉलिक्यूल से निकला है। तो डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाता है, ये एक ट्राइमर है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि विनाइल एसिटाइलिन को जब कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन की फर्दर पॉलीमराइजेशन करके इससे रबर बनाया जाता है। रबर का केमिकल नेम है नियोप्रीन। ये सवाल अक्सर आया जाता है, हाउ neoprene is formed। पॉलीमराइजेशन की एक और टाइप है कि एसिटाइलिन से बेंजीन बनाना, एक और रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन का। इसमें एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ये एसिटाइलिन कह लें इसको या इथाइन कह लें, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉपर ट्यूब के अंदर इस रिएक्शन को किया जाता है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलती है वो होती है बेंजीन। ये रिएक्शन किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। आप इस तरह लिख लें इसको, 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के लिए जाते हैं होता ये है कि ये डबल बॉन्ड ख़त्म होता है, इसकी जगह यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। ये डबल बॉन्ड ख़त्म होता है, इसकी जगह यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है। ये डबल बॉन्ड तो नहीं, पाई बॉन्ड ख़त्म होता है, इसकी जगह यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। तो यहाँ तक जो है वो अल्काइंस के रिएक्शंस ख़त्म हो गए। एक फ़ाइनल टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, इसका मैं एक अलग लेक्चर बना के आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगी। इन रिएक्शंस को करें, इनकी प्रैक्टिस करें और जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें। कुछ चीज़ों को मैं जानबूझ के थोड़ा सा अनएक्सप्लेन छोड़ देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कोई सवाल भी करें, क्योंकि पिछली वीडियो पे भी आप लोगों ने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भेजा अभी तक। आई रियली वांट कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स लेकर क्वेश्चंस शेयर करें। थैंक यू सो मच।